हाय, आपको अपने सेटलर में आपका स्वागत है। आज हम नंबर 8 जिसका नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, मतलब महिलाएं, जाति और सुधार। तो आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल जो है मिडिल क्लास फैमिलीज की जो ज़्यादातर लड़कियां होती हैं वो स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारे जो हैं वो लड़कों के साथ पढ़ती भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी जो हैं वो कॉलेजेस जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं और फिर अलग अलग तरह की नौकरियां करती हैं। इसके अलावा लीगल मैरिज के लिए उनका जो है एडल्ट होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वो किसी भी कास्ट या कम्युनिटी के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि जो विधवाएं होती हैं, मतलब जो विडो होती हैं, वो भी दोबारा शादी कर सकती हैं। इसके अलावा पुरुष की तरह ही महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती है। बेशक सभी महिलाएं जो हैं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती, लेकिन ऐसा कर तो सकती ही हैं। गरीबों को जो शिक्षा है के मौके हैं वो मुश्किल से मिल पाते हैं, कब मिलते हैं या कभी कभी तो मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में देखते हैं हम कि लड़कियां जो है अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। तो ये सब हम देख के ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, लेकिन हम देखेंगे इस चैप्टर में कि 200 साल पहले के जो हालात थे वो इससे भी काफ़ी अलग थे। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, और इसमें हम बात करेंगे कि 200 साल पहले जो है वो चिल्ड्रंस का क्या स्थिति था, और इसमें भी हम बात करेंगे विशेषकर कि गर्ल्स की क्या स्थिति थी। इसके अलावा हम वुमेन की भी स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, मतलब परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। इसमें हम देखेंगे कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही डिबेट और डिस्कशन जो है वो सोशल कस्टम और प्रैक्टिस को लेके वो स्टार्ट हो गई थी और ये धीरे धीरे नए रूप ले रही थी। तो इसके हम देखेंगे क्या कारण थे और इसके क्या असर पड़े। इसी में हम बात करेंगे चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज, मतलब विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। इसमें हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। तो हम इनके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इनके इस मुहिम का क्या असर पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, मतलब लड़कियां जो है वो स्कूल जाने लगती हैं। इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे जो रिफॉर्मर थे उनको लगता था कि महिलाओं की जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए लड़कियों को एजुकेशन देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके लिए रिफॉर्मर ने क्या क्या किया। इसके बाद हम बात करेंगे वुमेन राइट अबाउट वुमेन, मतलब महिलाओं के बारे में महिलाएं ही लिखने लगी। इसके बाद हम बात करेंगे लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, मतलब बाल विवाह के विरुद्ध कानून। इसमें हम देखेंगे कि जो लोग हैं वो चाइल्ड मैरिज जैसी परंपराओं को चुनौती देने लगे। तो हम देखेंगे कि इसका जो है क्या असर पड़ा और क्या रिजल्ट सामने आए। इन सब के बाद हम बात करेंगे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, मतलब जाति और समाज सुधार। इसमें हम देखेंगे कि हमने अभी जिन समाज सुधार को, मतलब सोशल रिफॉर्मर का जिक्र किया है, उनमें से कई जो है वो कास्ट इनइक्वालिटी के काफ़ी विरोधी थे। तो हम देखेंगे कि उनका जो है इस बारे में क्या विचार था। इसके बाद हम बात करेंगे हु कुड प्रोड्यूस शूज, मतलब जूते जो है वो कौन बना सकता है। इसमें जो है हम लेदर वर्कर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में कोई जगह नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि पहले के ज़माने में जो है वो अनटचेबल को जो है गवर्नमेंट स्कूल में जाने का इजाज़त नहीं था। तो इसके लिए हम देखेंगे कि बहुत सारे जो है उनमें से उन्होंने विरोध किया। तो इसका जो है क्या असर पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, मतलब समानता और न्याय की मांग। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक हम देखते हैं कि जो नन ब्राह्मण जातियां हैं, मतलब कास्ट हैं, उनके भीतर से भी लोग जो हैं वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्हें जो है सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो हम देखेंगे कि इनका जो है क्या प्रभाव पड़ा और क्या नतीजे सामने आए।
इसके बाद हम बात करेंगे गुलामगिरी की। इसमें हम देखेंगे कि लो कास्ट नेताओं में से एक थे ज्योतिराव फूले, जिन्होंने लो कास्ट की तरफ से काफ़ी आवाज़ उठाई। और हम देखेंगे कि इनका जो है क्या विचार था और इसका जो है क्या असर पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे हु कुड इंटर टेम्पल्स, मतलब मंदिरों में कौन जा सकता था। इसमें हम बात करेंगे B.R. अम्बेडकर जी के बारे में और हम देखेंगे कि अम्बेडकर जी ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया, जिसमें जो है महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। तो इसका जो है आगे जाके क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे नन ब्राह्मण मूवमेंट के बारे में। तो हम देखेंगे कि इनके मूवमेंट से क्या नतीजे सामने आए। और लास्ट में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म, मतलब सुधारों के लिए संगठित होना। इसमें हम बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किन लोगों ने इसको स्टार्ट किया और उनका जो है क्या मकसद था। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो 200 साल पहले हालात बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी जो है बहुत ही कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के जो पुरुष होते थे वो एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति के चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहा जाता था, जिसका मतलब होता था सदाचारी महिला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संपत्ति पर भी, मतलब प्रॉपर्टी पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत ही सीमित थे। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी उनके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं था। देश के बहुत सारे भागों में लोगों को यह विश्वास था कि अगर औरतें जो हैं पढ़ी लिखी होंगी तो वो जल्द ही विडो हो जाएंगी, मतलब विधवा हो जाएंगी। तो लोगों में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं थी, लेकिन समाज में सिर्फ मेन और वुमेन के बीच ही फर्क नहीं था, बल्कि ज़्यादातर इलाकों में लोग कास्ट में, मतलब जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को अपर कास्ट, मतलब ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद ट्रेडर और मनीलेंडर आदि से जुड़ी जातियों का स्थान आता था, जिन्हें प्रायः वैश्याज कहा जाता था। इसके बाद स्थान आता था पीजेंट्स और आर्टिजन्स का, जैसे कि वीवर्स और पॉटर्स का, और इन्हें कहा जाता था शूद्राज। इस श्रेणी की सबसे निचली पैदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति, मतलब अपर कास्ट के लोग जो है पॉल्यूटिंग मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति जो है वो भ्रष्ट हो जाती थी। अपर कास्ट जो है वो निचले पैदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अनटचेबल मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, अपर कास्ट जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या अपर कास्ट के जो पॉन्ड्स होते थे उन पर नहाने की छूट इनको नहीं दी जाती थी। उन्हें जो है इंफीरियर, मतलब निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। तो हम देखेंगे कि 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के दौरान इनमें से बहुत सारे जो कायदे कानून हैं और नज़रिए जो हैं वो धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। तो अब हम बात करेंगे वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, मतलब परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। तो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही हमें सोशल कस्टम और प्रैक्टिसेस से संबंधित जो डिबेट और डिस्कशन का जो स्वरूप होता था वो बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि कम्युनिकेशन के नए तरीके जो हैं अब डेवलप हो रहे थे। पहली बार जो है बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिफलेट और पैम्पलेट जो हैं वो प्रिंट हो रहे थे। और ये चीज़ें न केवल पुराने चीज़ों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन मैन्युस्क्रिप्ट के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग जो है वो भी इन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे जो है अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसके अलावा नए शहरों में तमाम तरह के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस मुद्दों पर पुरुषों में भी चर्चा जो है वो होती रहती थी और कभी कभी महिलाओं के बीच भी चर्चा होती रहती थी।
ये डिस्कशंस आम जनता तक पहुंच सकती थी और सोशल चेंज के जो मूवमेंट होते थे उससे जुड़ी होती थी। तो इस तरह की जो बहसें थी वो अक्सर इंडियन रिफॉर्मर और रिफॉर्म ग्रुप की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन रॉय इसी तरह के एक रिफॉर्मर थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन रॉय जैसे लोगों को रिफॉर्मर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने जो प्रैक्टिसेस हैं उसको छोड़कर जीवन का एक नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। इसके अलावा राम मोहन रॉय देश में वेस्टर्न एजुकेशन का प्रसार करना चाहते थे और महिलाओं के लिए ज़्यादा फ्रीडम और इक्वालिटी लाना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और किचन तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ द विडोज, मतलब विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राम मोहन रॉय इस बात से काफी दुखी थे कि विडोज मतलब विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन रॉय संस्कृत, पर्शियन तथा अन्य कई इंडियन और यूरोपियन भाषाओं के अच्छा ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए मतलब राइटिंग के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि एंशियंट टेक्स्ट में विधवाओं मतलब विडो को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। तो जैसा कि हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है कि 19वीं सेंचुरी के शुरुआत से ही बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वे भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप हम देखते हैं कि 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया। इससे यह हुआ कि राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के रिफॉर्मर ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हार्मफुल प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो वे अक्सर एंशियंट सैक्रेड टेक्स्ट मतलब प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि जो प्रेजेंट में रीति रिवाज चल रहे हैं वो जो है अर्ली जो ट्रेडिशन था उसके खिलाफ है। आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को देखिए, ये जो है वो हुक पर झूलने का त्योहार है। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त जो हैं वो अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी स्किन में हुक लगाकर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में जब यूरोपियन ऑफिशियल्स ने भारतीय रीति रिवाज की आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई। तो आगे बढ़ते हैं। तो फेमस रिफॉर्मर ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विडो रिमैरेज के पक्ष में एंशियंट टेक्स्ट का ही यूज किया था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनका सुझाव मान लिया और 1856 में हम देखते हैं कि विडो रिमैरेज के पक्ष में एक लॉ जो है वो पास कर दिया गया। जो लोग विडो के मैरिज का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार तक कर दिया। आगे हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक विधवा विवाह मतलब कि विडो रिमैरेज के पक्ष में चलाया जा रहा मूवमेंट देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु स्पीकिंग एरिया में वीरेशलिंगम पंतलू ने विडो रिमैरेज के समर्थन में एक एसोसिएशन बनाया था। लगभग उसी समय बॉम्बे में युवा जो इंटेलेक्चुअल और रिफॉर्मर थे उन्होंने भी विधवा विवाह मतलब विडो रिमैरेज के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया।
उधर नॉर्थ में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विडो रीमैरिज का समर्थन किया। इसके बावजूद हम देखते हैं कि मैरिज करने वाली विडोज जो थी उनकी संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली जो विडोज थी उनको समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव ग्रुप जो है इस नए कानून का विरोध करते रहे। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल, मतलब लड़कियां जो हैं वो स्कूल जाने लगती हैं। तो बहुत सारे रिफॉर्मर को लगता था कि वुमेन की कंडीशन सुधारने के लिए लड़कियों को एजुकेट करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बॉम्बे में बहुत सारे अन्य रिफॉर्मर ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सेंचुरी के मिड में जब इस तरह का पहला जो है स्कूल खुला तो बहुत सारे लोग जो है उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले जो हैं लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस से गुजरना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे जो है लड़कियां जो है वो बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को पब्लिक प्लेस से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सेंचुरी से पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके लिबरल पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए ही अपना पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल सोशल और पॉलिटिकल लाइफ बुक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में कैंडल्स की टिमटिमाती रोशनी में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। इसके अलावा 19वीं सेंचुरी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उधर नॉर्थ इंडिया के एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम परिवारों की जो महिलाएं थी वो अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें जो है वे औरतें जो घर आकर पढ़ाती थी वो पढ़ाने लगी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे रिफॉर्मर ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। पहला उर्दू नॉवल जो है वो लेट 19वीं सेंचुरी से लिखा जाने लगा। इन नॉवेल्स में महिलाओं को इस बात के लिए इनकरेज किया जाता था कि वे रिलीजन और डोमेस्टिक मैनेजमेंट मतलब घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे वुमेन राइट्स अबाउट वुमेन, मतलब महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। तो 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला। बेगम रुकया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वो जो हैं कंजर्वेटिव आइडियाज की आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के रिलीजियस लीडर जो हैं उन्होंने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं यूनिवर्सिटीज में प्रवेश करने लगी थी। उनमें से कुछ जो हैं वो डॉक्टर और कुछ टीचर जो है बन गई। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने क्रिटिकल व्यूज प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित की जिसमें उन्होंने पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की थी। वहीं संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म जो है वो महिलाओं का दमन करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव है उसके प्रति। उन्होंने अपर कास्ट की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पुणे में एक विडोज होम मतलब विधवा गृह
की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपना रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है इन सब बातों से ऑर्थोडॉक्स खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, उन्हें लगने लगा कि हिंदू महिलाएं जो हैं वो वेस्टर्न तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू जो कल्चर है वो भ्रष्ट होगी और फैमिली वैल्यूज जो है वो नष्ट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स भी इन बदलावों के नतीजे को लेकर काफी चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सेंचुरी के आखिर तक हम देखते हैं कि खुद महिलाएं भी रिफॉर्म के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, मैगजीन निकाली, स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर खोले तथा वुमेन एसोसिएशन भी सेटअप किया। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही हम देखते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाए ताकि वो जो है लॉ के थ्रू फीमेल सफरेज मतलब राइट टू वोट, बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन जो है वो वुमेन के लिए ला सकें। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद बहुत सारे टाइप के मतलब वेरियस काइंड के नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट ज्वाइन किया। 20वीं सेंचुरी में ही जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक इक्वालिटी और फ्रीडम की मांगों का समर्थन किया। नेशनलिस्ट लीडर्स ने आश्वासन दिया कि इंडिपेंडेंस मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में ही जोर लगाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह के विरुद्ध कानून की। जैसे जैसे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हुआ और राइटिंग जो है इन इश्यूज पर लिखने लगी, तब हम देखते हैं कि जो मोमेंटम है रिफॉर्म के लिए उसको और मजबूती मिली। लोग चाइल्ड मैरिज जैसी एस्टेब्लिश जो कस्टम थी उसको चुनौती देने लगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे इंडियन लेजिस्लेटर थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया और इसके फलस्वरूप 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जो है पास हुआ बिना किसी बिटर डिबेट के या स्ट्रगल के, जो कि पहले के लॉज में देखने को मिली थी। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल व 18 साल कर दी गई। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म मतलब जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन सोशल रिफॉर्मर का जिक्र किया है उनमें से कई जो हैं वो कास्ट इनइक्वालिटीज के भी विरोधी थे। राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया था। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की स्पिरिचुअल इक्वालिटी पर मतलब आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। कास्ट को एबॉलिश करने के लिए बम्बई में मतलब बॉम्बे में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन रिफॉर्मर्स और रिफॉर्म एसोसिएशन के सदस्यों में से बहुत सारे जो हैं वो अपर कास्ट के लोग थे। सीक्रेट मीटिंग में ये रिफॉर्मर्स भोजन और टच जैसे मामलों में कास्ट कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे जो है वो अपने जीवन में भी कास्ट से एक तरह से मतलब उसका जो बंधन है उससे निजात पा सके। कई लोग ऐसे भी थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो ट्राइबल ग्रुप्स और लोअर कास्ट के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए फैक्ट्रीज और म्युनिसिपैलिटीज में नई नौकरियां निकल रही थी। चैप्टर 6 में हम शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं।
कल्पना कीजिए कि इससे जो है लेबर की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मी, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह लेबर कहाँ से आया? तो इन कामों को संभालने के लिए गांवों और स्मॉल टाउन के गरीब जो हैं वो शहरों की तरफ जाने लगे जहां लेबर की मांग पैदा हो रही थी। इन शहर जाने वालों में बहुत सारे जो हैं वो लो कास्ट के लोग भी थे। कुछ लोग जो हैं वो असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर प्लांटेशन में काम करने भी चले गए। नए स्थानों मतलब नए प्लेस पर काम अक्सर जो है बहुत ही हार्ड था, लेकिन गरीबों को, निचली जाति के जो थे मतलब कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनको यह गांवों में जो अपर कास्ट थे उनके द्वारा उनके जीवन पर ऑपरेसिव जो कब्जे थे और जो रोज के ह्यूमिलिएशन थे उनसे छूट निकलने का एक मौका था। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अनटचेबल माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित मूवमेंट के नेता B.R. अम्बेडकर के जो पिता थे वो एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। अब हम बात करेंगे हु कुड प्रोड्यूस शूज, मतलब जूते कौन बना सकता है। लेदर का काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें ट्रेडिशनली जो है वो नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे जो है वो डेड एनिमल्स का लेदर निकालने का काम करते हैं, जिन्हें गंदा मतलब कि डर्टी व दूषित माना जाता है, मतलब पॉल्यूटिंग माना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, लेकिन लेदर के कामों के प्रति जो कास्ट प्रेजुडिस थी मतलब कि जातीय पूर्वाग्रह जो थे उसकी वजह से केवल जो ट्रेडिशनल लेदर वर्कर थे और जो शू मेकर थे वही जो है जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमतों की मांग करने लगे और उन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ। तो अब हम बात करेंगे नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम, मतलब कक्षा में जगह नहीं है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अनटचेबल को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती उठाई तो उन्हें जो है कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर लेसन जो है सुनने की इजाज़त दे दी गई, क्योंकि उनका मानना था कि इससे जो है कमरे को दूषित नहीं किया जाएगा जहां पर अपर कास्ट के लड़के जो है वो पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, मतलब समानता और न्याय की मांग। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक नन ब्राह्मण कास्ट के भीतर से भी लोग जो हैं वो जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सोशल इक्वालिटी और जस्टिस की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। सेंट्रल इंडिया में सतनामी मूवमेंट की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने लेदर वर्कर को ऑर्गेनाइज किया और उनकी जो सोशल स्टेटस थी उसके सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंत ने चांडाल कल्टीवेटर के बीच काम किया। हरिदास ने क्वेश्चन किया उन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पर जो सपोर्ट करते थे कास्ट सिस्टम को, जिसे आज केरला कहा जाता है। वहां एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने कास्ट डिफरेंस के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार मानवता की एक ही जाति है। उनका एक फेमस स्टेटमेंट था ओरू जाति ओरू मतम ओरू दैवम मनुष्यानु, मतलब मानवता की मतलब ह्यूमन काइंड की एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है और एक ही गॉड है। इन सभी सेक्ट्स मतलब पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो नन ब्राह्मण कास्ट से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो डोमिनेंट कास्ट का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने सबऑर्डिनेट कास्ट में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया।
तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे गुलामगिरी की। लो कास्ट लीडर्स में ज्योतिराव फूले सबसे वोकल नेताओं में से एक थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्यंस होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्यंस जो हैं वो विदेशी थे जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों को, जो कि यहाँ के मूल निवासी थे, उनको हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। और जब आर्यंस ने अपना डोमिनेंस स्थापित कर लिया तो उन्होंने पराजित जो पॉपुलेशन थी, मतलब जनता थी, उसको इंफीरियर और लो कास्ट मानने लगे थे। फूले के अनुसार अपर कास्ट का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, सो कॉल्ड लो कास्ट के लोगों की है। फूले ने दावा किया कि आर्यंस के शासन से पहले यहाँ गोल्डन एज था। तब योद्धा और किसान जमीन जोतते थे और मराठा जो है वो कंट्री साइड पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्राज जो कि लेबरिंग कास्ट हैं और अति शूद्राज जो कि अनटचेबल्स हैं, उनको जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए यूनाइट होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक एसोसिएशन ने कास्ट इक्वालिटी के समर्थन में मुहिम चलाई। 1873 में फूले ने गुलामगिरी मतलब स्लेवरी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकन सिविल वार हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में स्लेवरी जो है वो खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन अमेरिकन्स को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की लो कास्ट और अमेरिका के ब्लैक स्लेव्स की दुर्दशा को जो है वो एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस एग्जाम्पल से पता चलता है, फूले ने जाति व्यवस्था मतलब कास्ट सिस्टम की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की इनइक्वालिटी से जोड़ दिया था। वह अपर कास्ट जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और लो कास्ट के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। कास्ट रिफॉर्म का यह आंदोलन 20th सेंचुरी में भी वेस्टर्न इंडिया में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में मतलब साउथ में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित लीडर्स के नेतृत्व में चलता रहा। हम बात करेंगे हु कुड इंटर टेम्पल्स, मतलब मंदिरों में कौन जा सकता था। अम्बेडकर एक महार फैमिली में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव क्या होता है। स्कूल में उन्हें क्लासरूम के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें अपर कास्ट बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नल से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में जब वे भारत लौटे तो उन्होंने समाज में अपर कास्ट पावर पर काफी लिखा। 1927 में अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के टैंक से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वो पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय भेदभाव की जकड़ कितनी मजबूत है। अब हम बात करेंगे नन ब्राह्मण मूवमेंट की। 20th सेंचुरी की शुरुआत से ही नन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू हुआ। यह प्रयास उन नन ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें एजुकेशन, वेल्थ और इन्फ्लुएंस हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो नॉर्थ से आए उन आर्यंस इन्वेडर्स के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविडियन रेसेस को हराकर साउदर्न लैंड पर विजय हासिल की थी।
उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणिकल दावे को भी चुनौती दी। पेरियार नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बढ़े थे। अपने शुरुआती जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने नेशनलिस्ट द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में लो कास्ट और अपर कास्ट के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अनटचेबल को अपने स्वाभिमान मतलब डिग्निटी के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविडियन कल्चर के असली वाहक अनटचेबल ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि धार्मिक नेता और मुखिया जो हैं वो सोशल डिवीजन और इनइक्वालिटी को गॉड गिवन मानते हैं। इसलिए सामाजिक समानता मतलब सोशल इक्वालिटी के लिए सभी धर्मों से अनटचेबल को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खास तौर से मनु द्वारा रचित कोट्स, इसके अलावा भगवत गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने लो कास्ट पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का डोमिनेंस स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। यह दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। लो कास्ट लीडर्स के स्पीचेज, राइटिंग और आंदोलनों से अपर कास्ट नेशनलिस्ट के बीच कुछ आत्ममंथन मतलब कि रीथिंकिंग और सेल्फ क्रिटिसिज्म की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु ऑर्थोडॉक्स हिंदू समाज में भी नॉर्थ में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे एसोसिएशन के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन एसोसिएशंस का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। कॉलोनियल पीरियड के बाद भी कास्ट के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म मतलब सुधारों के लिए संगठित होना, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मो समाज का। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और सैक्रिफाइस के विरुद्ध थी और यह उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके जो सदस्य हैं उनको अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और क्रिश्चियनिटी के विचारों की आलोचना करते हुए उनके पॉजिटिव और निगेटिव डायमेंशन को प्रकाश में डाला। अब हम बात करेंगे डेरोजियो और यंग बंगाल की। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कोलकाता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को रेडिकल आइडियाज से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के लिए अभियान चलाया। तो अब हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के बारे में। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन सोशल सर्विस और सेल्फलेस एक्शन के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, जिनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सिंपल टीचिंग को अपने प्रतिभाशाली मॉडर्न आउटलुक से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने रिपोर्ट किया था कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में मिशनरीज को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है।
वास्तव में स्वामी विवेकानंद पहले इंडियन थे जिन्होंने मॉडर्न टाइम में रीएस्टैब्लिश किया स्पिरिचुअल प्रीमिनेंस, मतलब आध्यात्मिक गौरव ऑफ वेदांता फिलॉसफी, वो भी लार्ज स्केल पर। लेकिन उनका जो मिशन था वो सिर्फ रिलीजन के बारे में ही बात करना नहीं था। अपने देशवासियों की पॉवर्टी और मिजरी को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका ये विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब वो बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर हो। इसलिए भारत के लोगों को उन्होंने रिलीजन ऑफ द किचन की छोटी सी चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस कॉल के द्वारा इंडियन नेशनलिज्म की शुरुआती अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया। किंतु नेशनलिज्म के बारे में उनका भाव नैरो नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर काबू तभी पाया जा सकता है जब विश्व के सभी नेशन एक साथ समान धरातल पर एक साथ आ जाएं। इसलिए एक कॉमन स्पिरिचुअल हेरिटेज, मतलब सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उपदेश में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रार्थना समाज की। 1867 में बॉम्बे में स्थापित प्रार्थना समाज ने कास्ट रेस्ट्रिक्शन को खत्म करने और चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करने के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को इनकरेज किया और विधवा विवाह, मतलब कि विडो रीमैरिज पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी रिलीजियस मीटिंग में हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन टेक्स्ट पर विचार विमर्श किया जाता था। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब वैद्य समाज की। मद्रास में, जो कि अब चेन्नई है, उसमें 1864 में वैद्य समाज का स्थापना हुआ। वैद्य समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वैद्य समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुत्व के अंधविश्वास और रिचुअल्स की सख्त निंदा की। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द अलीगढ़ मूवमेंट की। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को वेस्टर्न साइंस के साथ साथ विभिन्न विषयों के आधुनिक, मतलब कि मॉडर्न एजुकेशन दी जाती थी। अलीगढ़ मूवमेंट का एजुकेशनल रिफॉर्म के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। इसके बाद हम आखिरी में बात करेंगे सिंह सभा मूवमेंट की। सिखों के रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिससे वे गैर सिख समझते थे उसे मुक्त कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है और जाने से पहले आज हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा में हमें क्या देखना है। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक स्लेव्स एंड व्हाइट प्लांटर्स की। हम ये जान चुके हैं कि ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित स्लेवरी के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं कि ये स्लेवरी का सिस्टम क्या था? 17वीं सेंचुरी में जब यूरोपियन एक्सप्लोरर और ट्रेडर पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया, मतलब स्लेव का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे और वहां के व्हाइट प्लांटर को बेच देते थे और उन्हें कॉटन और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था, जो कि ज़्यादातर साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम सुबह से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक जो है उन्हें सजा देते थे, कोरों से पीटते थे और तरह तरह के टॉर्चर करते थे।
व्हाइट और ब्लैक सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनाइज होकर इस प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकन रेवोल्यूशन की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने भी दास प्रथा मतलब कि स्लेवरी के खिलाफ संघर्ष किया है, वह सब डेमोक्रेसी के लिए किया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे रेशियल इक्वालिटी के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश न हो। तो इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप अपना क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। तो ठीक है, अब मैं मिलता हूं अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।